अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या, सत्ता की साझेदारी के रूप। अब हम लोग पहले देख चुके हैं कि सत्ता क्या होता है और उसका साझेदारी क्या होता है। जैसे श्रीलंका और बेल्जियम का हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, उसमें साझेदारी हुई थी। बेल्जियम में भाषा के आधार पर साझेदारी हुई थी और यहाँ श्रीलंका में भी भाषा या समुदाय के आधार पर साझेदारी हुई थी, लेकिन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात आ गई थी। अब यहाँ पर अपने विश्व में या इस धरती पर कितने किस्म के सत्ता की साझेदारी उपलब्ध है, या यूँ कहें कि लोकतंत्र जो है, जो पूरे दुनिया में आज लोकतंत्र अपनाया जा रहा है, उसमें कितनी तरह की साझेदारी है। अब साझेदारी का मतलब वही कि सरकार है तो सरकार चलाने में कौन कौन लोग शामिल हैं, किस समुदाय के लोग शामिल हैं, किस धर्म के लोग शामिल हैं, किस भाषा के लोग शामिल हैं, अल्पसंख्यक के हैं कि बहुसंख्यक के हैं। मतलब सरकार चलाना मतलब वही, जिस देश की में सरकार चलाने की बात हो रही है, उस देश में कौन सा कानून लगाया जाए ताकि उस देश में रहने वाले सभी नागरिकों के अपने अधिकारों की सुरक्षा हो सके, उसका जीवन सही हो सके, सुविधाएं मिल सके। ये सब चीज़ को सुनिश्चित करने वाले जो रेस्पॉन्सिबल लोग होते हैं या जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होता है, उसी को हम सत्ता या उसी को हम सरकार कहते हैं। तो देखिए, पुराने समय में ऐसा मान्यता था कि सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। सत्ता एक हाथ में होनी चाहिए ताकि कोई भी फैसला लिया जाए और उसको तुरंत लागू किया जाए। क्यों? पुराने समय में लोकतंत्र जैसा कोई बात ही नहीं था, इसलिए लोगों में जो विचार आता था वो यही आता था कि सत्ता जो है केंद्रित तो होनी चाहिए एक हाथ में या व्यक्ति समूह में। तो वही राजशाही हुआ करता था। राजा और मंत्रियों के बीच, राजा और उसके मंत्रियों के बीच ही सत्ता केंद्रित होती थी और चली भी, बहुत दिनों तक चली। और दूसरे रूप में हम यहाँ देख सकते हैं कि तानाशाह एक व्यवस्था हुआ करता है। जैसे सिकंदर महान, अब सिकंदर राजा भी थे और एक तरह से कहा जाए तो तानाशाह जैसा भी जिए। जो भी फैसला लेना है अपने एंड से लेना है और उसको अप्लाई कर देना है। अब किसी के ऊपर क्या गुजरता है नहीं गुजरता है, या और भी कई मंगोलिया के कुछ तानाशाह हुए। अभी देखिए उत्तर कोरिया में तानाशाह है, या और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर तानाशाही व्यवस्था रहा। जैसे पाकिस्तान में पिछला वाला व्यवस्था तानाशाही व्यवस्था था, जिसमें परवेज मुशर्रफ जो थे तानाशाह के रूप में राष्ट्रपति बने थे बिना चुनाव के, या किसी किस्म का ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था। तो कैसे सत्ता की बंटवारा साझेदारी होती है या बंटवारा हुआ है, इस बात को हम लोग देखते हैं। हाँ, वही जो हम लोग अभी बात किए कि फैसला लेने की शक्ति जो है अगर बिखर गई तो फैसला लेना और उन्हें तुरंत लागू कर पाना संभव नहीं। देखिए यहाँ पर एक कोट टाइप है, इस कोट को हम लोग देखते हैं। वही राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, ये एक कोट है और ये एक धारणा बना हुआ था। इसके विरुद्ध ही सत्ता के बंटवारा का विचार आया। अब कोई बात है तो तार्किक लोग, समझदार लोग कि क्यों नहीं बंटवारा किया जा सकता, तो इस किस्म का विचार है कि बंटवारा किया जाना चाहिए। और हम लोग देखें कई स्तर पर बंटवारा। अब यहाँ पर देखिए, अगर फैसले लेना और उन्हें लागू करने में देरी हो गई तो वही अधिकारों की सुरक्षा या सर्विस नहीं मिल सकेंगे, या अगर दुश्मन हमला कर दिए तो सुरक्षा कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा मान्यता था। पहले कुछ ज़्यादा ही लड़ाई होता था, या राजा मतलब लड़ करके या हरा करके युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार करना एक परंपरा सी थी। कई जाति भी ऐसे थे जिनका काम ही लड़ना हुआ करता था। लेकिन अब तो आ गया हमारे पूरे दुनिया में लोकतंत्र। और लोकतंत्र मतलब कि सत्ता जो है उस पर किसका हिस्सा होना चाहिए, उस पर कब्जा किसका होना चाहिए, उस पर कंट्रोल जो है लोगों का होना चाहिए, उसमें जनता का कंट्रोल होना चाहिए। अब एक तरफ देखिए कि सत्ता का बंटवारा नहीं होना चाहिए और एक तरफ जो है
लोकतंत्र में कहा जा रहा है कि हर एक जनता का इसमें हिस्सा होना चाहिए। अब कैसे कह सकते हैं कि बंटवारा नहीं हो, तो हर एक जनता की भागीदारी हो, यही लोकतंत्र है। और इसी में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमको सत्ता या सरकार में प्रतिनिधि के रूप में या उनका वोटिंग के रूप में या और भी कई तरीके से लोग हिस्सा लेते हैं, लोग सत्ता में भाग लेते हैं कि जो भी नियम कानून आए उसमें प्रत्येक जनता की सहमति हो। अब देखिए यहाँ पर आप लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, प्रत्येक जनता को वैल्यू दिया जाता है, समुदाय को वैल्यू दिया जाता है, धर्म को वैल्यू दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। तो सबकी बातें शामिल होती हैं तो सब जनता सच में भाग लेता है कि नहीं लेता है, हम लोग आगे के भी चैप्टर में कुछ पढ़ेंगे। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। तो कैसे, देखिए कुछ प्रचलित यहाँ पर देखिए एक कार्टून बनाया गया है। ये कार्टून है सत्ता की बागडोर। सत्ता की बागडोर मतलब कि वही सरकार किसके हाथ में हो। तो यहाँ पर दो देश के राष्ट्रपति दिखाए जा रहे हैं, एक हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश और एक हैं हमारे व्लादिमीर पुतिन, रूस के शायद राष्ट्रपति, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम। ये कब का है तो 2005 25 फरवरी उस टाइम का है। और यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को चलाने वाले दो लोग, क्या सच में डेमोक्रेसी दो लोग के ही हाथ में होना चाहिए? ये एक देश को चला रहे हैं और ये एक देश को चला रहे हैं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि ये लोग जो हैं, ये लोग डेमोक्रेसी को अपने कठपुतली, अपने यही जिसकी बागडोर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। हालांकि रूस में इस तरह के कानून बना दिए गए कि वहाँ का जो व्लादिमीर पुतिन जो पिछले 20 सालों से राष्ट्रपति हैं, अगले भी जब तक वो चाहें तब तक राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि कई संवैधानिक बदलाव किए गए, अभी हाल फिलहाल में बदलाव हुए हैं जिसमें वो अनंत काल तक, समझिए ये 2036 तक लगभग वो राष्ट्रपति बन सकेंगे। अभी तो 2024 तक शायद वो रहेंगे ही, लेकिन आगे भी वो राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, ऐसा अभी हाल फिलहाल में बदलाव हुआ है संविधान में। और ऐसा कहा जा सकता है कि दुनिया फिर से जो है केंद्रीकृत होती जा रही है। मतलब एक बार जो राष्ट्रपति बन गया ना, हटना ही नहीं चाहता है राष्ट्रपति से। एक बार बन गया प्रधानमंत्री, वो चाहता है कि कोई भी तिकड़मबाजी लगा करके हम प्रधानमंत्री बने ही रहें, और ऐसा हो भी रहा है। अब कई ऐसे देश हैं, हर बड़े बड़े देश में ऐसा है कि एक ही आदमी 15 साल से 20 वर्षों से वहाँ का बागडोर संभाले हुए। अब जैसे चीन का शी जिनपिंग को ही देखिए, ये अनंत काल तक रहेंगे राष्ट्रपति। हमारे व्लादिमीर पुतिन को देखिए, रूस के, ये भी रहेंगे, अपने जीवन भर ऐसा उपाय कर लिए। और अपने भी देश में ऐसा रहता है, लेकिन अपना देश जो है लगातार बदलता रहता है सरकार। और पाकिस्तान में देखिए, वहाँ तो आर्मी का कब्जा रहता है एक तरह से। बगल में बांग्लादेश में देखिए, चुनाव में धांधली करके या किसी भी तरह से अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं लोग। तो यही पर कार्टून यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। 2005 में कानून बने हैं, 2020 में भी कानून बने, एकदम अप टू डेट। और इस कानून में है कि पहले था कि 2 ही बार राष्ट्रपति कोई बन सकता है लगातार रूस में, लेकिन अब इस चीज़ को ना बदल दिया गया, कुछ बदलाव हुए हैं। और रूस जो है अपने बगल के देश को मिलाने वाला है, मिला लेने के बाद एक नया रूस का निर्माण करेगा और नया रूस में नया राष्ट्रपति बनेगा। और फिर लगातार दोबारा ऐसे ये करीब बहुत दिन तक, करीब 2034 तक का उपाय कर लिए हैं पुतिन, और ये मर भी जाएंगे तब तक कोई ठीक है कि नहीं।
ये आप लोग देख सकते हैं, यही बात यहाँ दिखाया गया है कार्टून में। आप भी इस तरह के कार्टून बना सकते हैं। डेमोक्रेसी, कोई भी देश के डेमोक्रेसी और उसका लक्षण को देख करके आप इस तरह के कार्टून बना सकते हैं। ये उस टाइम न्यूज में आया था, गए थे पुतिन साहब, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बुश जो हैं शायद, गए थे विजिट पर, जी नहीं आते हैं। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया था। ऊपर दिए गए कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के केंद्रीकरण में क्या संबंध है? केंद्रीकरण मतलब देखिए, वही चाह रहे हैं कि हम ही चलाएं पूरा देश और हम ही के हाथ में रहे डेमोक्रेसी और हम ही सब फैसला लें, तो एक केंद्रीकरण की ही बात हुई। नहीं तो डेमोक्रेसी में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक आदमी ऐसा कहे कि हम चलाएंगे सरकार, नहीं। ये और इनके साथ जो चुन करके गए हैं सारे लोग, जो जनता चुन के भेजा है, वो लोग चलाएंगे। खैर, यहाँ पर इसी बात को ये लोग चाहते हैं केंद्रीकृत हो जाए, और कर भी लिए, पुतिन तो कर ही लिए। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के साझेदारी उपलब्ध हैं अपने देश में। देखें तो केंद्र स्तर पर यही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में बंटवारा है। विधायिका रूल बनाती है, कार्यपालिका उसको जनता पर लागू करती है, और न्यायपालिका देखती है कि कहीं ये तो गलती नहीं न कर दिया, कहीं तो गलती नहीं न कर दिया, दोनों के संभाले रहती है। तो ये बड़ा संतुलन वाला सरकार रहता है। और इस तरह से अब जैसे चूंकि ये तीनों केंद्र स्तर पर न काम करती हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि केंद्र सरकार है, तो केंद्र के स्तर पर 3 भाग बटा हुआ है, तो इसलिए इसको हम ना बोलते हैं कि क्षैतिज बंटवारा है। क्षैतिज मतलब ऊपर से नीचे आता हुआ नहीं, केंद्र पर ही बंटवारा हो गया है, तो इसको हम क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सबका अपना अपना शक्ति है, अपने अपने स्तर से सब लोग काम करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर कंट्रोल जरूर करके रखते हैं। कोई ज़्यादा उधी आ नहीं सकता है। यहाँ पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का सीमित उपयोग नहीं कर सकता है। न्यायपालिका भी अगर कुछ ऐसा कानून बना दे जो लोगों के लिए मतलब सही नहीं हो, तो ये विधायिका जो है फिर से नया कानून उसको उसके फैसले को रद्द करते हुए ला सकती है। मतलब न्यायपालिका को भी गड़बड़ाया जा सकता है, क्योंकि विधायिका में वो लोग शामिल होते हैं जिसमें जनता चुन के भेजती है और जनता का बात सुना जाना चाहिए। और अगर कोई न्यायपालिका गलत फैसला दे दिया और जनता के पक्ष में नहीं है, तो फिर से कानून बदला जा सकता है। और हाल फिलहाल में भी ऐसा हुआ है, हमेशा होते रहता है। न्यायपालिका कुछ ये दे देती है, फैसला देती है, उसको कट करके सरकार जो है फिर से, जैसे एक हाल फिलहाल में आप लोग देखे थे, बड़ा दंगा टाइप सीन आ गया था। ये एक कानून, एक फैसला आया था कि ये अल्पसंख्यक, या यूँ कहें कि जो SC ST से रिलेटेड जो कानून था, उसमें वो फैसला जो हमारा उच्च न्यायालय है, वहाँ से एक फैसला आया कि अब अगर कोई जातिगत गाली वगैरह कोई दे तो उसको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उच्च अधिकारी का कंसेंट लेने के बाद ही गिरफ्तारी होंगी कोई भी बड़े अधिकारी को या कोई भी लोग को। लेकिन पहले क्या था कि SC ST वालों को अगर कोई मतलब जातिगत नाम से या उस पर किसी किस्म का अत्याचार करे या किसी किस्म से दबाए, ऊंच नीच का भेदभाव करे, जातिगत वर्ड का इस्तेमाल करे, तो इतना ही करने से SC ST ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी ये कंसेंट के सीधे बिना बेल होने वाला जेल हो जाता था। किसी को भी गिरफ्तार करके उसको जेल में भेज दिया जाता था। ये कानून बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन न्यायपालिका के आ गया यहाँ पर फैसला क्या कि नहीं नहीं, अब तो बिना पूछले जो है किसी को गिरफ्तार आप नहीं कर सकते हैं। अब लीजिए, तो सब लोग उतर गए रोड पर, होने लगा रेल जाम, होने लगा बस जाम, सब जगह जय हो होने लगा। तब जा कर के फिर से विधायिका उससे पूरे फैसले को मतलब रंधते हुए एक नया कानून बना दिया, और जिसमें
कई प्रावधान और भी जोड़े गए। तो यही है कि असीमित उपयोग नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये हो गया। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और संतुलन बना रहता है। लोग और ये इसके बारे में आप लोग 9 क्लास में पढ़े थे। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, मतलब वो काम करती है, जो कुछ भी करना रहता है संसद के अधीन काम करती है, विधायिका के अधीन काम करती है। संसद मतलब वही विधायिका जिसमें सब लोग होते हैं, और न्यायपालिका जो है ये दोनों के ढंग से ख्याल रखती है। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखते, कहीं ज़्यादा तो नहीं ना हो गया, तो ये देखते रहती है। इसीलिए इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। इसमें कोई उधि आ नहीं सकता है, कोई तानाशाही जैसा नहीं। और दूसरा है, एक हम लोग पढ़े क्षैतिज बंटवारा केंद्र पर, और दूसरा है ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे आते हुए। केंद्र के रूप में एक केंद्र सरकार दिखेगा, एक राज्य के रूप में राज्य सरकार दिखेगा, और राज्य से भी अगर छोटा जाए तो स्थानीय सरकार दिखेगा, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, या हमारा गांव के स्तर पर आए तो ग्राम पंचायत। इस तरह से ये इसको हम ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। हॉरिजेंटल उसको बोले, इसको वर्टिकल बंटवारा डिवीजन कहते हैं। ये देखिए, सत्ता का बंटवारा हो सकता है जैसे पूरे देश के लिए समान सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो, और फिर स्थानीय स्तर पर प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हमारे देश में राज्य सरकार होता है, एक केंद्र सरकार होता है और एक स्थानीय सरकार, जिसको हम पंचायती राज के रूप में जानते हैं। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहाँ के संविधान इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। क्या उल्लेख है? कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। हमारे भी संविधान में लिखा गया है कि केंद्र कैसे सरकार चलाएगी और राज्य कैसे चलाएगी, ये सब में कितना ताकत है, ये सब लिखा गया है। बेल्जियम में हम लोग देखें, केंद्र सरकार एक है और वहाँ पर राज्य सरकार भाषा के आधार पर बांटा गया था, डच और फ्रेंच में। श्रीलंका में जो है बेल्जियम में बंटवारा हुआ, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ। उसमें सिंहली लोग ही काबिज हो गए सरकार पर, तो हो गया था दंगा हो गया था, गर्दा गर्दा हो। नगर पालिका जो हम लोग नगर पंचायत, नगर परिषद में रहते हैं, तो नगर पालिका जब बहुत ज़्यादा बड़ा कोई शहर हो तो नगर पालिका कुछ कम बड़ा हो, जनसंख्या आधार पर बनता है नगर परिषद, और गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत। तो इस तरह से इसको हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ठीक, सत्ता का। और भी होते हैं, जैसे सामाजिक या सामुदायिक या भाषाई या क्षेत्रीय, इस स्तर पर भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए सामाजिक समूहों, भाषाई जैसे भाषा के रूप में। अब हम लोग देखें बेल्जियम में डच और फ्रेंच के आधार पर बंट गया था। धार्मिक समूह के रूप में, अब धार्मिक समूह के रूप में अगर बात किया जाए तो हमारा पूरा देश स्वतंत्रता के टाइम धार्मिक समूह में ही बंट करके बंटवारा हुआ था। मुस्लिम हिस्सा बन गया था, हिंदू हिस्सा बन गया था, एक तरह से यही माना गया, क्योंकि उसके नेता जो हैं इसी रूप में यही मकसद से बंटवारा किए थे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है हमारे अंतर्गत दे दिया जाए। ऐसा भी हो सकता था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र को अपना ऑटोनॉमी दे दिया जाता, उसको राज्य के रूप में बना दिया जाता, और वो पूरे संपूर्ण देश या एक केंद्र के हिस्सा होते। तो अगर ऐसा होता, नेता लोग अगर इस स्तर पर सोच रखते, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दो और राज्य हो सकते थे। एक केंद्र सरकार के रूप में भारत में केंद्रीय शासन चलता, क्योंकि पहले भी अंग्रेज जो है इसी तरह से चलाती थी। लेकिन खैर, नेता लोग अपना अधिकार, अब अपने ऑटोनॉमी के लिए कि हम भी भाई इंद्रे हैं, पूरा स्वर्ग पर कब्जा हमरा होना चाहिए, और यही चक्कर में जो है बर्बादी हो गया, लाखों लाख लोग मारे गए, दंगा हो गया था। खैर, इस पर ज़्यादा हम लोग नहीं बात करते हैं। तो धार्मिक समूह के आधार पर भी बंटवारा हो सकता है। यहाँ पर बौद्ध और हिंदू में हुआ था, श्रीलंका में नहीं,
इसको हम सामुदायिक सरकार कहते हैं, मतलब धार्मिक समुदाय हो या भाषाई समुदाय हो, और इसके लिए जो अगर कोई सरकार में बंटवारा हो तो उसको हम तो ये सामुदायिक बंटवारा कह सकते हैं। कुछ देशों के संविधान और कानूनों में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। इसी को हम लोग बोलते हैं आरक्षण। प्रावधान करके आरक्षण दे दिया जाता है कि नहीं भाई, इतना महिला होना ही चाहिए, या इतना इस उसको क्या कहते हैं, धर्म से, या जैसे वहाँ जर्मन बोलने वाले थे तो जर्मन बोलने वाले को भी शामिल किया गया बेल्जियम में, तो उसी तरह से हिस्सा दिया जाए। तो यही बंटवारा है और क्या। ये 9 क्लास की बात है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। आरक्षित चुनाव क्षेत्र, तो आरक्षण वाला बात किए अभी, वही महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, और ग्राम पंचायत में भी बता दिया जाता है कि इतनी महिलाएं होनी चाहिए, या मुखिया का सीट अब की बार महिला का होना चाहिए, या इसी तरह से आप देखते होंगे कि हमारे स्थानीय सरकार में ग्राम पंचायत के स्तर पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और देख सकते हैं सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, तो यही संविधान में लिख दिया जाता है। आरक्षण दे करके लोग खुद शासन, हाँ, विधायिका प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है, या लिखा जाता है संविधान में, ताकि लोग खुद शासन से अलग न समझने लगे। हाँ, अलग ना समझेंगे तो लड़ाई नहीं करेंगे, टांग नहीं उठाएंगे, नहीं तो मर्डर हो जाएगा। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। तो सामाजिक विविधता तो है ही, धार्मिक विविधता भी है, भाषाई विविधता भी है, सबका ख्याल रखा जाना चाहिए, और यही ख्याल रखने की वजह से जो बंटवारा हो जाता है उसको हम सामुदायिक बंटवारा कहते हैं। और यहाँ पर देखिए सत्ता के बंटवारा एक अलग रूप में, जैसे कई ग्रुप होते हैं और वो अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, ख्याल करते हैं। इसके लिए अगर सरकार सही काम नहीं करती है तो वो क्या करते हैं कि वो लोग ट्रेन जाम करते हैं, चक्का जाम करते हैं। तो इस तरह से उनको भी अधिकार दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में अपने तरह से शासन को चलाएं। तो या कि वो राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ा होकर के काम करते हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ है भारत में कि जो लोग कभी माओवादी हुआ करते थे वो लोग अपना संगठन बनाए, और बाद में जब चुनाव होने की बारी आई तो जनता के सामने वही लोग जो कभी मर्डर किया करते थे वही लोग गए वोट मांगने, और जीते भी, और संसद में भी गए। आप कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। फूलन देवी डाकू थी लेकिन वो भी हिस्सा ली और जीती भी। अभी मध्य प्रदेश में एक इसी किस्म के महिला हैं जो कभी दंगा में भी नाम आया था, गोधरा दंगा हुआ था वहाँ पर, मध्य प्रदेश में भी दंगा हुआ था, लेकिन वो आज सत्ता में हैं। तो इस तरह से कई बार लोग जो है सामूहिक रूप से हिस्सा लेते हैं और वो जो है बंटवारा कर लेते हैं या सत्ता में भागीदारी ले लेते हैं। और एक तरीका है, जब लगातार किसी क्षेत्र का कोई समूह जो है लगातार हिंसा करता है, लगातार सरकार के काम में बाधा डालता है, तो उससे बैठ करके समझौता किया जाता है क्या किया जाए, नहीं तो उसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में बांट दिया जाता है। एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट बना दिया जाता है। ऐसा हुआ था हम लोग के हाल फिलहाल में सिक्किम में, हमेशा लड़ाई हुआ करता था तो उसको एक अलग जिला बना करके दे दिया गया। इस तरह से होते रहते हैं। जैसे गोरखालैंड की बात चलती थी, तो गोरखालैंड की बात चलती थी, लोग हमेशा हिंसा पर उतरे रहते थे, तो उसमें भी लोग यही डिस्ट्रिक्ट बना करके दे दिया गया कि लो अपने ढंग से अपने क्षेत्र का मतलब ये करो, अपने ढंग से स्कूल को चलाओ। इस तरह से वही यहाँ बोला गया कि पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टी जब लड़ती हैं तो जो चुन ले, जनता जिसको चुन ले, सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं रहे, एक पार्टी के रूप में हो,
एक बड़ी समय अवधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के साथ आती जाती रहती है। जैसे हमारे देश में कांग्रेस और भाजपा दो किस्म के हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग ही दो पार्टी हैं, और भी कई पार्टी हैं, एक दूसरे से गठबंधन करके भी चलाते हैं। जब विचारधारा मिलती है तो कई बार सत्ता की भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, वही गठबंधन। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे संगठन, कई संगठन होते हैं। हम मजदूर संगठन भी होता है, उद्योग संगठन भी, तो ये सब भी पार्टियों के साथ जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा लेती हैं और सत्ता में एक तरह से भागीदारी ले लेते हैं ये लोग भी। आगे चल के हम लोग इकाई 3 में राजनीतिक दल और दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन, कार्य प्रणाली, ये सब पर हम लोग गौर करेंगे। इकाई एक ये है, कहती क्या है कि मेरे स्कूल में हर महीने क्लास मॉनिटर बदल जाता है। क्या आप इसे ही सत्ता की भागीदारी बता रहे हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबको भाई अधिकार है कि अपना माने अपना पावर दिखाए। एक का रहेगा तो तानाशाह ना बन जाएगा जी, और बार बार कंप्लेन कर करके पिटवाएगा। जब दूसरा मॉनिटर बनेगा तो उसको भी पिटवाएगा ना, कंप्लेन करेगा। तो ये एक ढंग हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 किस्म के ये दिए हैं। इसमें आपको क्या करना है कि सत्ता के बंटवारा के उदाहरण है। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किसमें आते हैं। अब यहाँ देखना है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में आता है कि राज्य सरकार में आता है कि स्थानीय सरकार में आता है कि पार्टी के रूप में आता है। तो देखिए, बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार, अभी राज्य सरकार के बात आ गया, आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। तो राज्य सरकार वाली बात आ गई। कनाडा के ओंटेरियो, कनाडा कहाँ है तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर में है कनाडा के ओंटेरियो प्रांतीय सरकार हो गया, तो ये भी राज्य सरकार के इसमें आ गया। ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा में आ गया। प्रांत सरकार ने वहाँ के मूल निवासी समुदाय के साथ जमीन दावों के निपटारा करने पर सहमति दे दी, तो वहाँ के प्रांतीय सरकार की बात हो गया। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री, तो जो जमीन उमीन के लिए मंत्री होते हैं, यानी कि राज्य सरकार की बात हो रही है। घोषणा की कि इस सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। रूस के देखिए, रूस के 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज, लिबरल याब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठन के विलय का फैसला किए। देखिए, ये पार्टी वाला है, चौथा वाला है। एक विचारधारा वाला पार्टी जो है दक्षिणपंथी, ये लोग हैं, अपने में आपस में मिल गए और मिल करके और मजबूत अपना पार्टी बनाए, ताकि जो है अगला चुनाव में, इसका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे दोनों मिल करके, और दोनों मिल के लड़ेंगे, जैसे बिहार में नीतीश और लालू लड़े थे। नाइजीरिया एक देश है, आप उत्तरी अफ्रीका में नाइजीरिया को पाइएगा, कि विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की। तो देखिए, राज्य सरकार के बात हो रहा है, प्रांतीय सरकार के बात हो रहा है। वो लोग सब प्रांत के वित्त मंत्री जो है मिल करके केंद्र से मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे, कि कहाँ से पैसा तू कमाते हो, ये दिखाओ। वे यह भी जानना चाहते थे कि प्रत्येक प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। हाँ, ये भी कि हम लोग को पैसा राज्य में मिलता है केंद्र से, तो कैसे देते हैं, इसको भी आप बताइए। तो ये राज्य सरकार यानी ऊर्ध्वाधर बंटवारा वाला जो था वो था, केंद्र सरकार राज्य सरकार, ये सेकंड वाला था। तो इस तरह से इस चैप्टर के हम हर एक चीज़ को बारी बारी से करके पढ़ लिए, और आशा करते हैं कि आप लोग से क्वेश्चन पूरा भी हो जाएगा। आप चाहें तो क्वेश्चन बना सकते हैं, सारा क्वेश्चन अब आ जाना चाहिए। और हाँ, एक विक्रम बेताल वाला कथा था, तो एक ओरिजिनल विक्रम बेताल वाला कथा हम लोग देखेंगे, सुनेंगे एक नए वीडियो में। इसका भी नहीं बोले थे उस दिन कि ओरिजिनल में, वो तो अप टू डेटेड न था, पता नहीं, ओरिजिनल वाला एक सुनिए आप लोग, अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग। थैंक यू।